नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं कंप्यूटर के क्वेश्चंस जो आपके आरओ के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, यानी कि ये आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न होंगे। और ये वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, ये डेट यहाँ पर मेंशन है 7 जनवरी 2022 और शिफ्ट सेकेंड है, क्योंकि बाकी जो आगे इससे बाद वाले, इससे पहले वाले जो भी आपके सेट हैं या प्रश्न हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपका जो सेक्शन वाइज है। यानी कि यहाँ पर कंप्यूटर है, इससे पहले रीजनिंग है, हिंदी है, वो सारे यहाँ पर अपडेट होते जा रहे हैं, कुछ अपडेट भी हो चुके हैं, तो उनको जा कर के आप कवर कर सकते हैं। इस वाले सेक्शन में जो हम कवर कर रहे हैं, जो आपके PYQ हैं उन्हें कवर कर रहे हैं, और जो इन्फॉर्मेशन आपके एग्ज़ाम के लिए आगे संभावित है आ सकते हैं उससे क्वेश्चन, उसको भी हम यहाँ पर शामिल कर रहे हैं। तो डिटेल में आपके PYQ और उनका वो एनालिसिस जो आपके लिए एग्ज़ाम में जो होने वाला है उसमें जो महत्वपूर्ण है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर हैं। तो बेसिक से हम सारी चीज़ें यहाँ पर पहले समझा रहे हैं, उसके बाद में क्वेश्चंस को आपके सामने रख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया इस सेक्शन में, कि कंप्यूटर का जो क्वेश्चन था यानी कि 26 नंबर, इससे पहले जो 25 क्वेश्चन थे वो आपके रीजनिंग के थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं, आप जाके कवर कर सकते हैं उन्हें। 26 नंबर क्वेश्चन था कि व्हेन यू सेव टू फिल इन द ब्लैंक्स योर डेटा विल रिमेन इंटैक्ट इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। यानी कि लिखा हुआ है, जब आप फिर स्पेस है में सुरक्षित करते हैं तो कंप्यूटर बंद होने पर भी आपका डेटा यथावत रहता है। ये कहा जा रहा है कि जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो जो भी डेटा उसमें रहता है वो चेंज नहीं होता, या फिर गायब नहीं होता, या फिर बदलता नहीं है, जैसा है वैसा रहता है। ऐसा किस में होता है? तो डेटा हमेशा कहाँ रहेगा? वो स्टोरेज डिवाइस में रहेगा। अब स्टोरेज डिवाइस इसमें कौन कौन सी? तो स्टोरेज डिवाइस रैम हो जाता है, और सेकेंडरी मेमोरी हो जाएगा, या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, और या फिर प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस। मदरबोर्ड है ही नहीं, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। फिर बचता है आपका रैम, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ये रैंडम होता है, जब तक पावर सप्लाई रहेगी तब तक रहेगा, उसके बाद में ये डेटा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, यानी कि परिवर्तित हो जाएगा, नहीं रहेगा। तो रैम नहीं हो सकता, विकल्प ये खत्म हो जाता है। फिर बचता है यहाँ पर सेकेंडरी स्टोरेज और प्राइमरी स्टोरेज। तो इनकी जो मेमोरी होती है टाइप देख लेते हैं। तो कंप्यूटर मेमोरी को क्या दो तरीके से डिवाइड किया गया। पहली क्या है, इसको पहले को प्राइमरी, दूसरे को सेकेंडरी या फिर द्वितीयक मेमोरी कहते हैं। अब प्राइमरी में कौन आता है? रैम आता है, रोम आता है। तो रैम में हमने पहले बता रखा है कि क्या होता है, पावर सप्लाई के साथ में इनका मैकेनिज्म चेंज हो जाता है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी का चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सेकेंडरी मेमोरी, विकल्प बी, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सी में चेंज नहीं होता। सी, इसमें एग्जांपल दिखा देते हैं कि सेकेंडरी में क्या है। जैसे फ्लॉपी डिस्क हो गई, हार्ड डिस्क हो गई। अगर कंप्यूटर या सिस्टम को ऑफ कर दिया जाए, पावर सप्लाई बंद हो जाए, तो हार्ड डिस्क का डेटा बदलेगा? नहीं बदलता है। अगर CD उसमें है, या DVD है, या पेन ड्राइव उसमें लगा है, तो क्या डेटा गायब हो जाता है या बदल जाता है? नहीं बदलता है। यानी कि ये क्या है? ये द्वितीयक आपका स्टोरेज या फिर मेमोरी डिवाइस कह सकते हैं, आपका द्वितीयक संग्राहक यंत्र। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 27 में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांस द स्लाइड इन अ स्लाइड शो व्यू। एक यहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है आपका PPT में स्लाइड शो व्यू का, तो इसमें स्लाइड को शो करते हैं इस व्यू में क्लियरली, और कितने तरीके से शो करते हैं ये मान लेते हैं कि स्लाइड शो व्यू है। तो इसमें यहाँ पर क्या होगा? बिगिनिंग, शुरुआत से करंट स्लाइड, जहाँ से करंट स्लाइड है, ठीक है। तो यहाँ पर करंट स्लाइड से, बिगिनिंग से इनकी शॉर्ट की क्या होती है, वो आगे क्वेश्चन आएगा, हम करवाते चलेंगे। ज़्यादा डीप जाएंगे तो बाकी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर बोझ लगने लगेंगी। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हमने फुल साइज किया, हमने इसका स्लाइड शो व्यू हमने स्टार्ट किया। अब हमसे ये कहा जा रहा है कौन सा बटन है, मतलब क्या है, की है, जो यहाँ पर एडवांस फॉर्म है जिससे आगे नहीं बढ़ सकता है। तो पहला जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया ESC की, इससे स्लाइड शो व्यू के लिए अगर इसको हम बढ़ाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? इससे आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये क्या, इसका यूज़ क्या होता है? ये किसी प्रोग्राम को वहीं पर कंप्लीट करने के लिए, या फिर कह सकते हैं उससे एग्जिट मारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्पेस बार का प्रयोग करके हम आगे बढ़ सकते हैं, इंटर की का प्रयोग करके हम स्लाइड शो व्यू को आगे बढ़ा सकते हैं, और वही काम हम माउस का जो बटन है उसको दबा करके कर सकते हैं। यहाँ पर विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 28 में आपसे पूछा गया कि व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ VoIP। VoIP का विस्तृत रूप क्या होगा?
यहाँ पर जो विकल्प बी दिया गया है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, यहाँ पर दो शब्द आ रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है वॉइस और यहाँ पर लिखा हुआ इंटरनेट, यानी कि एक ऐसा कनेक्शन जहाँ पर इंटरनेट के साथ साथ आपको कॉल करने की भी सुविधा मिलती है। तो ये आपका एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन होगा जिसमें हम कॉल कर सकेंगे, और इसमें अलग से कह सकते हैं कि फ़ोन लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम इंटरनेट के लिए अलग से कनेक्शन ले रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर सिग्नल ऑफिस है यहाँ पर, तो हमें बात करने के लिए अलग से और यहाँ पर इंटरनेट यूज़ करने के लिए अलग से, तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी पड़ती। यही जो आर्किटेक्चर है VoIP, तो इसमें क्या होता है कि एक साथ में दो चीज़ें यूज़ होती हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये यहाँ पर दिया गया है इंटरनेट, अब यहाँ पर ये क्या है, हमारी डिवाइसेस हैं, तो इसमें हम क्या कर पा रहे हैं, एक मॉडेम लगा दिया और यहाँ से कनेक्शन है, इसे दोनों चीज़ें कर सकेंगे। और इसी तरीके से अगर हमें कॉल आती है, जो आउटर एक्सटर्नल जो हैं सिग्नल्स हैं, हमें टेक्स्ट आता है या फिर वॉइस कॉल आती है, और या फिर हमें इंटरनेट यूज़ करना होता है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, VoIP, यानी कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इससे पहले वाले सेट में हमने बताया है कि प्रोटोकॉल क्या है, हमने इसलिए बताया क्योंकि आपसे PYQ के फॉर्म में पूछा गया क्वेश्चन था, उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो इससे पहले जो सारे कवर हो चुके उनको कवर करते रहिए जिन्होंने नहीं किया है। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या जो 29 पूछा गया कि इन एन ER डायग्राम, ER डायग्राम है, फिर क्या एन एंटिटी सेट है, इज रिप्रेजेंटेड बाई, तो इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, इसको दर्शाते कैसे हैं, यानी कि ER डायग्राम का संपूर्ण समूह किसका प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन दिए गए हैं कि वो रेक्टेंगल के फॉर्म में होगा, या वो क्या हो जाएगा, डायमंड के फॉर्म में होगा, या फिर वो इक्लिप्स होगा, या फिर वो सर्किल होगा। इसका जो फॉर्म पूछा गया कि ER डायग्राम और इसकी एंटिटी की, तो पहले देख लेते हैं इसका थोड़ा सा बेसिक, इसको आपको समझ में आएगा कि अचानक ER डायग्राम क्या है। तो ER डायग्राम है क्या, इसको कहते हैं कि एन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, या फिर इसको ER डायग्राम लिखा था, अगली बार हो सकता है आपके एग्जाम में ERD ही लिख करके आए। इसको क्या कहते हैं, रिलेशनशिप मॉडल दिखाता है कि किस में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका होता है, डिपिक्ट होता है, और ये दिखाता है कि कई लोग किसी लोगों से, या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, या कोई जरूरी स्थान है, या फिर कोई कॉन्सेप्ट या इवेंट है, उसमें दिखाता है। इसका यूज़ किया जाता है IT सेक्टर में, यानी कि आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। जैसे कि मान सकते हैं यहाँ पर प्रोड्यूसर है या लोकेशन है टाइप है, तो इसका कैसा फॉर्म होता है, इसका फॉर्म हो जाता है आपका रेक्टेंगुलर। ऐसे ही आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ पर हमसे कंप्यूटर के फॉर्म में पूछा गया कि ER डायग्राम क्या है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कंप्यूटर में हमसे पूछा गया। ऐसा और भी कई क्षेत्रों में हो सकता है, यानी कि एक ऐसा आर्किटेक्चर बनता है। तो 29 नंबर का जो विकल्प ए हो जाएगा, रेक्टेंगुलर कहाँ है, ए, रेक्टेंगल इसका प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करते हैं इसको रेक्टेंगल के फॉर्म में। फिर देखते हैं आपका जो प्रश्न संख्या 30 पूछा गया कि द सेल, एक सेल है, हैविंग बोल्ड बाउंड्रीज इन एक्सेल इज कार्ड। यहाँ पर पहले से मेंशन कर दिया गया है कि एक्सेल में बोल्ड बाउंड्री वाले सेल को क्या कहा जाता है। यहाँ पर सेल पहले से मेंशन कर दिया, वैसे सेल ना मेंशन करता तो सेल HTML में भी यूज़ होता है, सेल आपका साइंस में भी यूज़ होता है, सेल थ्योरी में, और एक सेल यहाँ भी होता है। तो सेल होता क्या है, इसकी डेफिनेशन हम इससे पहले वाली क्लासेस में डिटेल में कवर कर चुके हैं। एक प्रश्न आता है उसके साथ में सारी चीज़ें कवर कर जाते हैं, तो हम उन चीज़ों को यहाँ पर कवर नहीं कर रहे हैं जो इससे पहले वाली क्लासेस में हम कवर कर चुके हैं। तो जो सेल दिया गया है, तो यहाँ पर एक स्प्रेडशीट होती है, तो यहाँ पर जो क्या होता है, रो और कॉलम को इंटरसेक्ट जहाँ पर होता है वहाँ पर क्या बनती है, एक सेल बनती है। अब यहाँ पर बोल्ड बाउंड्री वाले सेल को क्या कहा जाता है, तो ये देखिए, ये बोल्ड बाउंड्री सेल यहाँ पर जो हमें दिख रहा है ना, इसके बारे में पूछा जा रहा है। ऐसे ही कोई सेल होगी तो इसको कहते हैं आपका एक्टिव सेल, यानी कि ये सक्रिय सेल है। यहाँ पर दे दिया, ना ये रिलेटिव होती है, ना एब्सोल्यूट होती है, ना ये मिक्स्ड होती है। अब अगली बार यहाँ पर एक्टिव ना लिखे, हो सकता है आपका आगे जो एग्ज़ाम होने वाला एक्टिव ना लिखे, वहाँ पर अगर लिख दे कि सेलेक्टेड सेल, जैसे SELECTED सेलेक्टेड सेल, तो इसके दो नाम होते हैं, एक तो एक्टिव सेल भी इसको कह सकते हैं, या फिर इसको सेलेक्टेड सेल भी कह सकते हैं।
अगली बार हो सकता है ऑप्शन चेंज कर दे, बाकी सब कुछ यही रह सकता है। फिर देखते हैं कि प्रश्न संख्या 31 में आपसे क्या पूछा गया कि इन HTML की बात है कि टैग्स कंसिस्ट ऑफ कीवर्ड्स इनक्लोज्ड विद इन, यानी कि HTML में टैग में शामिल कीवर्ड होते हैं, कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर लिखा था ऑप्शन आपका की फ्लावर ब्रैकेट्स। अब इसको कुछ भी कहते हैं, यहाँ पर फ्लावर ब्रैकेट्स इस तरीके से जो बनता है इसको नाम दिया गया। फिर पूछा गया, ऑप्शन दिया गया कि एंगुलर ब्रैकेट्स, इसको इस तरीके से डिनोट किया गया। फिर यहाँ पर क्या दिया गया आपका, पैरेंथेसिस दिया गया जो इस तरीके से था। एक था स्क्वायर ब्रैकेट्स, इस तरीके से शो किया गया था। तो HTML में कौन सा टैग कीवर्ड होते हैं, या फिर कह सकते हैं टैग में कौन सा शामिल कीवर्ड्स होते हैं। तो आपने जो यहाँ पर देखा क्या, एंगुलर ब्रैकेट्स के बारे में। देखिए HTML में क्या जब इसको डिज़ाइन करेंगे तो कौन सी चीज़ यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर भी इस तरीके से। यहाँ पर देखिए जो कोई भी चीज़ लिख रहे हैं तो उसको कैसे इनक्लोज कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं एंगुलर ब्रैकेट्स में। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब HTML है क्या, तो HTML का फॉर्म आपका फुल फॉर्म जो है आप सभी लोग जानते हैं, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इसका यूज़ कहाँ होता है, यूज़ करते हैं इसका बेसिक स्क्रिप्ट, या कह सकते हैं कोई शैली है या फिर लिपि है, एक लैंग्वेज जिसको हम डिज़ाइन करते हैं वेब ब्राउज़र, यानी कि जिसको हम क्या करते हैं, इनके पेज डिज़ाइन करते हैं। W3 वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, और W3 वाला कॉन्सेप्ट क्या है, इससे पहले वाली क्लासेस हम कवर कर चुके हैं। फिर देखते हैं अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया, यानी कि 32 नंबर। लिखा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ कोएक्सल केबलिंग, यानी कि कोएक्सल केबलिंग का कौन सा विकल्प अधिकतम लाभान्वित करने वाला है। तो जिनको पता है उनको पता है, बाकी जो नए लोग हैं मैं उन्हें पहले बता दे रहा हूँ कि कोएक्सल केबल होती क्या है और इसका काम क्या होता है। तो कोएक्सल केबल और उसका काम, तो इसका यूज मेनली करते हैं, ये इस तरीके से दिखती है केबल। इसमें क्या होता है, एक आउटर इंसुलेटर लगा होता है, इंसुलेशन लगा होता है, और फिर उसके बाद में कॉपर वायर होता है, फिर उसके बाद में एक बीच में और इंसुलेटर लगा रहता है, फिर कॉपर वायर होता है। ये इसलिए लगा रहता है यहाँ पर बीच वाला कि ये इनका और इनका आपस में कनेक्शन हो, दोनों अलग अलग रहें, और ये आउटर होता है। क्या आपको पता है कि यहाँ पर जो इंसुलेशन है इसको क्या कहते हैं और विज्ञान में इसका क्या उपयोग होता है, आपको याद करके चलना है। अगर पता है तो कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या था, इसका यूज़ कैसे करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जो रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स होते हैं उनको ट्रांसमिट करने के लिए, यानी कि भेजने के लिए, और उनको आप क्या करना, जो डेटा है उसको ग्रहण करने के लिए भी दो तरीके से यूज़ हो सकता है इसका। मेनली ईथरनेट कनेक्शंस या फिर डिजिटल आपका ऑडियोज़ होते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं जो सिग्नल होते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिनको क्या बोलते हैं केबल टेलीविज़न, वो वाले सिग्नल जो डिस्ट्रीब्यूट करते थे वहाँ पर भी इसका यूज़ होता था। अब तो लगभग धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था कि कोएक्सियल केबल में कौन सा विकल्प अधिकतम लाभान्वित, सबसे ज़्यादा हमारे लाभ वाली बात है, एडवांटेजेस वाली। तो हाई सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी की कोई बात ही नहीं है। फिर यहाँ पर लिखा है लॉन्ग डिस्टेंस या फिर आसानी से चिन्हित, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर सीधे जो बात होती है वो होती है स्ट्रेंथ की, यानी कि फिजिकल डायमेंशंस, यानी कि शारीरिक आयाम, ये इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये ज़्यादा लाभान्वित होने वाला विकल्प है हमारे लिए, विकल्प बी। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 33 में कुछ पूछा गया कि ENIAC ये क्या है। ये है पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ये पूछा जा रहा है कि इसको किसने डिज़ाइन किया था, यानी कि हु डिज़ाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ENIAC जिसको नाम दिया गया। इसको डिज़ाइन करने वाले थे आपके प्रॉस्पर एकर्ट और जॉन W मैकली, यानी कि यहाँ पर दिया गया विकल्प सी, प्रॉस्पर एकर्ट और जॉन W मैकली। यह क्या है, यह पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। नाम क्या था, ENIAC था। अब देख लेते हैं ENIAC के बारे में। ENIAC को क्या कह सकते हैं, आपका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अब डेवलप कब किया गया, ये डेवलप किया गया था आपका अधिकतर जो मान्य समय है वो है 1946 में, यानी कि 1946 में। इसके लिए एक और बात कह सकते हैं कि यह दुनिया का पहला प्रोग्राम करने वाला कंप्यूटर था। जो हमने लाइन बोली इसको याद रखना है, टाइम पीरियड याद रखना है,
डेवलप करने वालों का नाम याद रखना है, और इनेक का फुल फॉर्म क्या है, दो, ये 3-4 चीज़ें याद रखना है कि इनसे सारे क्वेश्चन बन चुके हैं। हो सकता है आपसे आपके सेट में कौन सा क्वेश्चन आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर देखते हैं कि जो 34 नंबर क्वेश्चन था कि पाइपलाइन रणनीति की आवश्यकता है, यानी कि पाइपलाइन स्ट्रेटजी रिक्वायर्स कहाँ पर। अब पाइपलाइन में क्या होता है, इसकी बेसिक परिभाषा देखें तो कहते हैं कि हमारे पास में पाइपलाइन प्रोजेक्ट में, पाइपलाइन में बहुत सारे काम हैं, यानी कि हमारा कोई सेट इंस्ट्रक्शन है या किसी काम का कोई सेट इंस्ट्रक्शन है, और इसमें कई सारी चीज़ें क्या हैं, चल रही हैं, जो भी जिन पे काम किया जा रहा है या चल रहा है, कुछ पे काम चल रहा है, और जो चीज़ें हैं वो पाइपलाइन में हमारे, उन पे ये वाला काम ख़त्म हो जाने के बाद इस पे काम होगा, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इस पे काम हो, यानी कि कई सारी चीज़ें फिर इस पे काम होगा। तो अब यहाँ पर पाइपलाइन का मतलब आप समझ गए होंगे, काम को लेकर के। अब यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में देखते हो तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंस्ट्रक्शन यानी कि अनुदेश जो होते हैं उनका एग्जीक्यूशन, या फिर इंस्ट्रक्शन प्रीफेच, या फिर इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग, या फिर इंस्ट्रक्शन मैनिपुलेशन। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इंस्ट्रक्शन प्रीफेच। अब प्रीफेच का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं कि हमारे पास में यहाँ पर एक सेट है। अब यहाँ पर हमारे पास कह सकते हैं कि इस पाइपलाइन में कोई इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इन पे काम चल रहा है, और यहाँ पर कोई कह सकते हैं फिर से एक निर्देश या सेट कह सकते हैं अनुदेशों का, इंस्ट्रक्शन का ले लिया गया इसको पहले से, कि जैसे ये पहले से ले लिया गया है, यहाँ पर रख लिया गया अंदर, और यानी कि जैसे ये ख़त्म होगा तुरंत इसको यहाँ पर ले आएंगे और इस पर काम शुरू कर देंगे। तो इस वाले सेक्शन को क्या कहते हैं, जो पहले ले लिया जाता है, इसको कहते हैं इंस्ट्रक्शन प्रीफेच, यानी कि 34 नंबर का विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। बाकी डिटेल में आप प्रीफेच का मतलब देख सकते हैं। अब इसको लेकर के कैसे, पाइपलाइन क्या है इसको हमने बता दिया, डिटेल में जाके पढ़ना चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। और ये पाइपलाइन स्ट्रेटजी थी, इसको दूसरा नाम हो सकता है कि पाइपलाइन प्रोसेस पूछ ले तो इसको क्या कहते हैं, पाइपलाइन प्रोसेस भी कह सकते हैं। और इस टेक्निक को क्या कहते हैं, टेक्निक वर मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन आर ओवरलैप ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। जब इन पे काम कर रहा होता है, किया जा रहा होता है, तो एक के बाद में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन को रखा जाता है। इनके अगर पार्ट की स्टेज की बात करें तो स्टेज यहाँ पर 4 शो की गई हैं, लेकिन अगर यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए इसके भाग कितने होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है भाग होते हैं इसके 5 भाग। कौन से होते हैं, जो पहले तो इंस्ट्रक्शन जब दिए जाएंगे तो उनको पहले क्या किया जाएगा, उनको इनपुट किया जाएगा, तो इंस्ट्रक्शन जैसे मिलेंगे, इनपुट होंगे तो उनको फेच किया जाएगा। फेच करने के बाद में उनको कंप्यूटर क्या करेगा, अपने हिसाब से डिकोड करेगा, डिकोड करने के बाद में उनको एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट यानी कि उनका निष्पादन करेगा। फिर उसके बाद में एक स्टेप यहाँ पर और होगा कि उनको क्या किया जाएगा, एक्सेस किया जाएगा। तो ये क्या हो जाता है 3, ये चौथा हो जाता है, चौथा भाग हो जाता है। फिर यहाँ पर आपका होता है राइट बैक, यानी कि 5वां, तो 5 भाग हो जाते हैं, और स्टेज यहाँ पर चरण 4 हो जाते हैं। तो चरण और भाग दोनों को याद रखना, फिर हमें आउटपुट दे दिया जाता है। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 35। इसमें क्या पूछा गया कि द एट्रीब्यूट्स स्पेस स्पेसिफाई, फिर यहाँ पे पिक्सल शब्द दिया गया है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सेल। मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है कि 2 सेल हैं यहाँ पर, और इनमें क्या किया जा रहा है, स्पेसिफाई किया जा रहा है, ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है इनको यहाँ पर दे दिया गया। अगर हमसे सेल की बात करता है तो हम शायद समझ लेते कि ये क्या है, स्प्रेडशीट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो एक शब्द दिया गया है इन पिक्सल्स में, यानी कि 2 संलग्न सेल के बीच की दूरी के गुण को विशेषतया किससे निर्धारित करते हैं। एक्सेल में हम ना चले जाएं इसके लिए यहाँ पर पहले से इन पिक्सल लिख दिया गया, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में ऐसा, हिंदी में ऐसा नहीं लिखा हुआ था, तो दोनों चीज़ें इसलिए यहाँ पर देखना जरूरी हो जाता है। विकल्प में क्या दिया गया कि लंबाई है वो, चौड़ाई है, या फिर सेल पैडिंग है, या फिर सेल स्पेसिंग है। तो जब डिस्टेंस की बात आएगी तो आपका यहाँ पर क्या करेंगे, सेल स्पेसिंग की बात करेंगे, इनके बीच की जो स्पेस की बात है। इसलिए अब यहाँ पर सेल स्पेसिंग तो आपने देख लिया क्या होता है, सेल पैडलिंग क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। तो ये बात जो यहाँ पर पिक्सल की गई वो बात थी, ये HTML में आती है जब इसको कवर करते हैं। तो HTML में एक होता है सेल स्पेसिंग, दूसरा होता है सेल पैडिंग।
सेल स्पेसिंग में क्या होता है, जो दो सेल्स होती हैं या फिर कई सारी सेल्स होती हैं उनके बीच की जो क्या होती है डिस्टेंस होती है, स्पेस होता है, उसको कहते हैं। यहाँ पर एक जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि इनके सेट में स्पेस में कितना सेट होता है, तो ये 2 पिक्सल होता है। और आपने देखा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पिक्सल्स लिखा हुआ है। अगली बार हो सब पूछ ले कि कितने पिक्सल्स होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपके 2 पिक्सल्स होते हैं। फिर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसको जब यहाँ पर राइट किया गया तो किस तरीके से यहाँ पर लिखा जा रहा है, बॉर्डर स्पेसिंग 3 पिक्सल्स, 30 पिक्सल्स। फिर आता है सेल पैडलिंग, तो इसमें क्या होता है, सेल पैडलिंग इज द स्पेस बिटवीन द सेल एज एंड सेल कंटेंट। मान लेते हैं कि ये सेल है तो सेल का किनारा है और ये यहाँ पर सेल, यहाँ पे इसमें कोई कंटेंट राइट किया गया है, तो इसके बीच के जो स्पेस को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं यहाँ पर, तो ये सेल पैडिंग कहलाता है। सेल पैडिंग बाय कह सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है, तो ये सेट होता है 0 का। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 36 में पूछा गया कि फोन लाइन के लिए इंटरनेट पद्धति तक पहुंचने के लिए सामान्य अधिगम है। फोन लाइन के लिए इंटरनेट पद्धति तक पहुंचने के लिए सामान्य अधिगम है, परंतु में क्या दिया गया, तीव्र की पहुंच के लिए का कनेक्शन चाहिए, किसका कनेक्शन चाहिए, यानी कि द मेथड ऑफ इंटरनेट एक्सेस दैट रिक्वायर्स फोन लाइन लेकिन ऑफर्स फास्टर एक्सेस स्पीड देन डायल अप। डायल अप एक टेक्निक होती थी, उससे तेज कौन सा हमें कनेक्शन मिलना चाहिए, मतलब इसमें कौन सा होगा। तो केबल एक्सेस दिया गया, सेटेलाइट दिया गया है, तो सेटेलाइट, फाइबर ऑप्टिक्स दिया गया, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL दिया गया है 36 में। तो जो यहाँ पर दिया गया है कि DSL यानी कि डिजिटल उपभोक्ता, ये हमारे लिए क्या होगा, सही उत्तर होगा। और ये पहुँच के लिए क्या करता है, तीव्र कनेक्शन प्रोवाइड करवाता है इसमें। अब डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, DSL यानी कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अगली बार अगर आपको एग्जाम में कहीं लिख करके आ जाए कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ना लिखे, लूप लिख करके आ जाए, तब भी यही चीज़ होगी। और ये क्या है, ये कम्युनिकेशन का एक मीडियम हम या फिर कह सकते हैं माध्यम है। इसका उपयोग तांबे के तार दूरसंचार लाइनों के माध्यम से इंटरनेट को स्थानांतरित यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने के लिए किया जाता है। केबल इंटरनेट के साथ DSL क्या है, सबसे लोकप्रिय है और तरीकों में से एक है, सबसे जो पॉपुलर हैं उनमें से एक है। और क्या है, जिससे ISP ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर ISP कौन है, इंटरनेट जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जो इंटरनेट क्या करते हैं आपके घरों तक पहुँचाते हैं, वो क्या करते हैं, इसकी एक्सेस हमें क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं जो इसका मैकेनिज्म दिया गया है। मान लेते हैं कि ये इंटरनेट है और यहाँ पर लगा हुआ है ये क्या है, ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर दिया गया है। अब यहाँ पर ये क्या करेंगे, डेटा को क्या करेंगे, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक्सेस मल्टीप्लायर यहाँ पर यूज़ किया जाता है, यानी कि सब्सक्राइब करने के लिए बहुत सारे यहाँ पर क्या होते हैं, सेट्स को सिग्नल ये दे सकते हैं। यहाँ पर स्विच से PSTN किया है, तो PSTN का फुल फॉर्म देख लेते हैं, कुछ ना तो फुल फॉर्म तो देखते ही चलो, यानी कि पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। फिर यहाँ पर देख लेते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर हमें क्या किया जाता है, कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है कॉपर केबल से, इनके ऑफिस से जो आता है। यानी कि ये क्या हो सकता है, ज़मीन के अंदर भी तार हो सकते हैं और ऊपर भी हो सकते हैं, यानी कि ओवरहेड भी हो सकते हैं। और यहाँ पर आ करके क्या होता है, फास्टर स्पीड हमें प्रोवाइड करवाते हैं, यानी कि DSL मॉडेम लगा करके हम अलग अलग डिवाइसेस में इनके कनेक्शंस को यूज़ करते हैं। फिर देखते हैं क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया कि 37 नंबर की, एक पैरिटी बिट है, तो बिट क्या है आप जानते हो, स्टोरेज क्या है, यूनिट है, या फिर ये कहाँ बाइनरी में आती है, तो अपैरिटी बिट है क्या है, इसको उच्च सांकेतिक शब्द का प्रयोग होता है, या अंतिम बिट बाइट के रूप, अंतिम बिट का बाइट के रूप में, या फिर प्रथम बिट का बाइट के रूप में, या फिर तर्कसंगत एरर का प्रयोग। इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाता है, ये यूज होता है कि यूज टू करेक्ट एरर, यानी कि पैरिटी बिट। पैरिटी बिट क्या होता है, तर्कसंगत जो एरर का प्रयोग करने के इसमें मीडियम में होता है। इसको समझाते हैं डिटेल में, वरना ये सीधे एक लाइन देखने से समझ में ना आने वाला। अगर आपको पहले से पता है तो ठीक है। पैरिटी बिट है क्या, कि अब पैरिटी बिट ये क्या, अ सिंपल फॉर्म ऑफ एरर डिटेक्शन यूज्ड इन डिजिटल कम्युनिकेशन, जैसे कि क्या, कंप्यूटिंग एंड डाटा स्टोरेज। कंप्यूटिंग यानी कि क्या करना,
किसी चीज़ की गणना करने के लिए या फिर इसको स्टोरेज में करते हैं। इट इज़ एन एक्स्ट्रा बिट एडेड टू अ बाइनरी कोड टू इंश्योर दैट एक्यूरेसी ऑफ डेटा ट्रांसमिशन और स्टोरेज। इसको क्या कर देते हैं कि कोई चीज़ एरर ना हो या फिर उस एरर को मैनेज करने के लिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बिट यूज़ करते हैं, इसी को पैरिटी बिट कहते हैं। देखो डेटा की बिट यहाँ पर इतनी है और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बिट यूज़ कर रहे हैं, इसी को पैरिटी बिट कहते हैं। अगली बार आपके एग्जाम में हो सकता है यहाँ पर पूछ ले कि जो पैरिटी बिट कितने टाइप्स के होते हैं, तो यहाँ पर मेनली क्या होता है, ये दो टाइप में कंसिडर किए जाते हैं, इवन पैरिटी बिट और ऑड पैरिटी बिट, इनकी सेटिंग में यूज़ होता है। फिर देखते हैं यहाँ पर कि प्रश्न संख्या 38 में लिखा हुआ है कि ऑल द कैरेक्टर्स दैट अ डिवाइस कैन यूज आर कॉल्ड, यानी कि एक डिवाइस द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स क्या कहलाते हैं। मान लेते हैं कि एक डिवाइस है, अब हमसे ये पूछा गया, कोई भी डिवाइस हो सकती है, वो मोबाइल हो सकता है या कंप्यूटर्स हो सकते हैं या फिर और कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकती है जहाँ पर क्या है प्रोग्राम हम देते हैं या फिर उनको हम अनुदेश दे रखे होते हैं, वहाँ पर राइट किए होते हैं। तो इनमें जो सभी कैरेक्टर होते हैं जो यूज़ करते हैं उनको क्या कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो इनको कहा जाता है कैरेक्टर सेट। विकल्प बी सही उत्तर होगा। यानी कि हम क्या करते हैं या प्रोग्राम राइट करते हैं तो वो कैरेक्टर में राइट होते हैं और वो आपस में क्या होता है, एक पूरा सेट बनता है, सेट बन करके पूरी एक बात या फिर एक इंस्ट्रक्शन होता है। तो उसको इसलिए पूरे जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके सेट को यहाँ पर यूज़ किया जाता है, तो कैरेक्टर सेट कहलाता है वो 38 नंबर में। यहाँ पर देखते हैं लिखा हुआ है कि अ कैरेक्टर सेट इज़ अ कलेक्शन, इसका कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर यूज इन रिप्रेजेंट टेक्स्ट इन अ कंप्यूटर सिस्टम दैट्स इंक्लूड कौन, क्या क्या इसमें शामिल होता है, इसमें लेटर शामिल होते हैं, इसमें नंबर शामिल होते हैं, इसमें सिंबल्स होते हैं और दूसरे कैरेक्टर्स भी होते हैं जिनको कंप्यूटर डिस्प्ले करता है या फिर उनका प्रोसेस करता है। जैसे मान लेते हैं कि हमें सी लैंग्वेज यहाँ पर क्या करनी, राइट करनी है, लिखनी है, तो इसमें अल्फ़ाबेट का भी यूज़ होगा, डिजिट्स भी यूज़ करेंगे, ये सिंबल्स का भी यूज़ करते हैं, स्पेस में भी यूज़ करते हैं, यानी कि स्पेस में ब्लैंक का, बैक का और टाइप का, कुछ इस तरीके की चीज़ हमने क्या इसको समझाने के लिए आपका प्रयोग किया है। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 39, यानी कि द प्रोसेस ऑफ राइटिंग आउट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इज़ नोन एज, फिर यहाँ पर स्पेस फुल स्टॉप। फिर लिखा हुआ है कि कंप्यूटर निर्देश लिखने की प्रक्रिया कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डॉक्यूमेंटिंग, कोडिंग, कंपाइलिंग और असेंबलिंग। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप सब जानते हैं, इसको कोडिंग कहा जाता है। कंप्यूटर के निर्देश यानी कि कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन को, जैसा कि हम अभी बातों में इससे पहले वाले स्लाइड्स पे हम समझा रहे थे कि सेट हो सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं या सेट ऑफ कैरेक्टर हो सकता है, तो वो होता है आपका, कहते हैं कि कोडिंग कर रहे हैं, विकल्प बी। कोडिंग क्या होता है, कोडिंग की अगर बात करें तो उसको कह सकते हैं टेल्स अ मशीन विच एक्शन टू परफॉर्म एंड हाउ टू कंप्लीट टास्क। यहाँ पर हम कोई अनुदेश या फिर इंस्ट्रक्शन फिक्स करते हैं, राइट करते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में कि वो उनको पढ़ सके और जैसा कि वहाँ पर कहा गया उस तरीके से वो परफॉर्म कर सके। जैसे कि कह सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड द रूल्स और किसके लिए, बिल्डिंग किसके लिए, वेबसाइट्स के लिए, ऐप्स के लिए और अदर कंप्यूटर बेस्ड जो टेक्नोलॉजी हैं उनके लिए। अब कुछ वेबसाइट्स में क्या है, कुछ वेबसाइट्स पे क्या होता है, कोई अदर इन्फॉर्मेशन मिलती है, कहीं पर अलग मिलती है। सीधे सीधे ऐप में अगर बताएं तो किसी ऐप पर आप जा करके क्या करते हो, टेस्ट अटेंड करते हो, कहीं पर आप जा करके वीडियो क्लास करते हो, और एक ऐप है आप ही उसी फ़ोन में जहाँ पर आप क्या करते हो, शॉपिंग करते हो, एक ऐप है जहाँ पर क्या करते हो, आप OTT यूज़ करते हो। तो यहाँ पर क्या है कि सबके लिए अलग अलग कोडिंग की गई है। एक क्या है, सेट रखा गया है इंस्ट्रक्शंस का, जिसको वो पर्टिकुलर क्या करता है, वो डिवाइस परफॉर्म करती है उसको ओपन करने पर। अगली बार हो सकता है कि आपसे प्रोग्राम पूछे कि प्रोग्राम क्या है, तो प्रोग्राम क्या है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। एक हमने क्या किया, इंस्ट्रक्शन दिया या राइट किया, वो पहले से है, तो जो कंप्यूटर को दे दिया जाता है या उसमें एक्सेस करवाया जाता है तो उसको प्रोग्राम कहते हैं। तो कोडिंग क्या है आपसे पूछा गया, अगली बार हो सकता है कंप्यूटर पूछे ऑप्शन बना करके। प्रश्न संख्या 40 लिखा हुआ है कि अ डिवाइस दैट इज कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड इज कॉल्ड। तो मदरबोर्ड क्या होता है कि एक
कह सकते हैं, यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं कि ये वाला जो आप यहाँ देख रहे हो पार्ट, ये होता है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड में कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी मेन चीज़ें होती हैं इसी पर क्या होते हैं, छोटे छोटे सर्किट्स में सेट होती हैं। तो इस पूरे बोर्ड को मदरबोर्ड का नाम दे दिया जाता है। अब इसमें पूछा गया कि मदरबोर्ड से जुड़े डिवाइसेस की बात कही गई है, ना कि अदर कंपोनेंट्स की बात कही गई है। तो इनको क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल डिवाइस कहा जाता है, एडजंक्ट डिवाइस कहा जाता है, पेरिफेरल डिवाइस होती हैं, या फिर इंटरनल डिवाइसेस होती हैं। वो इसमें आपका हो जाता है कि वो पेरिफेरल होती हैं, विकल्प सी सही उत्तर हो जाता है पेरिफेरल। पेरिफेरल कह सकते हैं जो कंप्यूटर के आसपास चीज़ें अटैच होती हैं। डिवाइस की बात कही गई, छोटा शब्द यहाँ पर ध्यान रखना, छोटे छोटे अगर पार्ट की बात करता तो कुछ और हो जाता, डिवाइस की बात कहा है तो ये डिवाइसेस लगी रहती हैं। तो इनको पेरिफेरल यहाँ पर जो जुड़ी होंगी इससे आउटर साइड में इसके आसपास से, वो पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाएंगी। आपसे क्वेश्चन भी इसी तरह आपके पूछा गया था, ऑप्शन इस तरीके से दिए गए थे। फिर देख लेते हैं प्रश्न संख्या 41। स्पेस इज अ सेट ऑफ सिंबल, कीवर्ड्स एंड सेट ऑफ रूल टू कंस्ट्रक्ट अ स्टेटमेंट। यानी कि स्पेस दिया गया है एक कथन बनाने के लिए प्रतीकों, विशिष्ट शब्द और नियमों का एक समूह है। क्या है, कंप्लीट प्रोग्राम है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, असेंबल है, और या फिर क्या है, सिंटेक्स है। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाता है वो विकल्प भी हो जाता है कि ये प्रोग्रामिंग भाषा होती है। प्रोग्रामिंग भाषा को क्या करते हैं, जब राइट करते हैं तो यहाँ पर सिंबल्स, कीवर्ड्स, इन सारे सेट्स को क्या करते हैं, अलग रूल के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं या लिखते हैं। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी होती हैं, जैसे आप जानते हैं इनका नाम कभी कभी आता रहता है कि जावा हो जाती हैं, पाइथन होती हैं, C++ होता है, स्विफ्ट होता है, C# होता है, जावा स्क्रिप्ट होता है। और इनको अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं कि इनका क्या काम है, उसी तरीके से इनका यूज़ भी होता है। एंड्रॉयड ऐप्स में जावा यूज़ होता है, डेस्कटॉप ऐप्स में, वेब में, बिग डेटा में। पाइथन का वेब में यूज़ होता है, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और AI आजकल जो बहुत ज़्यादा चल रहा है आर्टिफिशियल, उसमें पाइथन का यूज़ होता है। C++ का गेम में है, ऑपरेटिंग सिस्टम, इस तरीके से इन चीज़ों को यहाँ पर आप थोड़ा देख के जा सकते हैं। प्रश्न संख्या जो 42 आपसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस। कंप्यूटर में वायरस होते हैं, इनको दूर करने के लिए, उनसे मुक्ति पाने के लिए या फिर इनसे सुरक्षित रखने के लिए हम एंटीवायरस का प्रयोग करते हैं कंप्यूटर में। तो इनमें से कौन सा एंटीवायरस नहीं है, तो अवास्ट है, तो वो आपका एंटीवायरस है। फिर दिया हुआ ट्रेड माइक्रो, ये एंटीवायरस है। फिर दिया कैस्परस्काई, ये भी एंटीवायरस है। जहाँ पर जो बेगल दिया गया, बेगल या बीगल, ये एंटीवायरस नहीं है। ये क्या है, ये माइक्रोसॉफ्ट को टारगेट करने के लिए एक ईमेल के द्वारा भेजा गया एक वॉर्म था, यानी कि एक वायरस था, ना कि एंटीवायरस था। बेगल लिखा होगा या फिर कहीं पर हो सकता है बीगल भी लिखा हो। फिर देखते हैं कि हमारे और कौन कौन से एंटीवायरस होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि कैस्परस्काई, तो कैस्परस्काई ये हो जाता है। फिर आपके विकल्प में था अवास्ट, तो ये अवास्ट हो जाता है एंटीवायरस के लिए। फिर एक आपका था ट्रेड माइक्रो, तो ये ट्रेड माइक्रो हो जाता है। बाकी और भी आते हैं, मैकफी आते हैं, क्विक हील आता है, AVG आता है, तो इनके नाम हैं ये अवेरा वगैरह। तो इन चीज़ों को यहाँ पर आपको याद रखना, नोट कर लें या रिवाइज करें या स्क्रीनशॉट लेके रख लें। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 43 में क्या पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ओनली हैव सिक्वेंशियल एक्सेस। किसकी यहाँ पर मेनली सिक्वेंशियल एक्सेस होती है, यानी कि निम्नलिखित में से किसकी केवल अनुक्रमिक पहुंच हो सकती है, किसकी, डिस्क की, टेप की, CD-ROM की, DVD-ROM की। अब CD-DVD की तो कहीं से भी रीड की जा सकती है, CD-DVD की। डिस्क भी होती है, तो डिस्क किस टाइप की ऐसे हो गई, तो उसको भी इसका हेड जा करके कहीं भी किसी ट्रैक या सेक्टर को रीड कर सकता है। लेकिन जो टेप होगी वो सीक्वेंस के फॉर्म में ही उसको एक्सेस हो सकती है, यानी कि वहाँ पर किसी जगह पर पहुँचेगा, टारगेट जगह पर, और उसको रीड करेगा। फिर देख लेते हैं तो ये टेप होती क्या है। टेप होती है इसको क्या बोलते हैं, पूरा नाम इसका होता है मैग्नेटिक टेप, जो आपके इसके कंप्यूटर में यूज़ होता है। ये होती है स्टोरेज डिवाइस होती है, यानी कि आपका चुंबकीय पट्टी एक होती है। इसका प्रयोग कहाँ होता था, जो पुराने सिनेमा चलते थे उनमें ये बड़ी टाइप की यूज़ होती थी, जो सॉन्ग वगैरह यूज़ करते थे, तो ये छोटी छोटी कैसेट्स होती थी। इनमें क्या होता था
यहाँ पर राइट होता था या फिर स्टोर होते थे आपके गाने या फिर फिल्में। सिक्वेंशियल एक्सेस क्या है? तो सिक्वेंशियल एक्सेस मतलब ये होता है कि पहले हम एक पे जाएंगे, एक पर हैं तो 2 पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे, 4 पे, यानी कि अचानक नहीं कूद सकते, इसको सिक्वेंशियल एक्सेस कहते हैं। रैंडम एक्सेस यानी कि आपका यादृच्छिक, आपकी पहुंच कैसे हो सकती है? तो पहले कहीं क्या एक पर थे, सीधे 4 पे चले गए, 4 से 3 पे, 3 से 2 पे, 5 से 8 पे, तो रैंडम हो जाता है, यादृच्छिक हो जाता है। इसके मैकेनिज्म की बात करें तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि टेप रील क्या होती और टेक अप रील क्या होती, तो जहाँ से ये प्ले करने के लिए टेप घूमेगा और यहाँ पर रीड या राइट होगा हेड पे, और इसके बाद में जो टेप जाएगी तो उसको जो क्या करेगा, स्टोर करेगा, वो टेक अप, यानी कि वो ले रहा है और उसको इकट्ठा कर रहा है, और ये टेप रील यहाँ पर हो जाती है। ये इसका क्या होता है, मैग्नेटिक टाइप का जो स्टोरेज मैकेनिज्म है उसके बारे में मैंने यहाँ पर बताया। फिर देखते हैं, आपसे पूछा गया था विस्तृत रूप यानी कि फुल फॉर्म किसका, जेपीईजी का। जेपीईजी का ये इमेजेस जो होती हैं उनका ये फॉर्म यहाँ पर पूछा गया आपसे। जेपीईजी यानी कि जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। ये क्या होता है, इमेज का एक फॉर्म होता है। इसमें इमेज क्या हो जाएगी, कंप्रेस्ड हो जाएगा, यानी कि उसका साइज छोटा हो जाएगा। डेटा मतलब कम डेटा में हम ज़्यादा अच्छी चीज़ें रख सकते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में भी रख सकते हैं। इस तरीके से इसको बनाया गया। इसको आजकल कहाँ, इंटरनेट पर, कंप्यूटर में, मोबाइल में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है जेपीईजी का। अब इमेज को और अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्म में रख सकते हैं। कैसे, पीएनजी में, टीएफटी। तो पीएनजी आपको याद रखना है, जेपीजी याद रखना है, एक और यहाँ पर आपका दिया गया जीआईएफ, बाकी आपने देख ही लिया। तो ये सारे क्या हैं, इसके ये फॉर्म है इसको स्टोर करने के, किसी फोटो को या पिक्चर को। प्रश्न संख्या 45 में दिया गया कि कंट्रोल, शिफ्ट, आल्ट आर कॉल्ड स्पेस की। ये कैसी कीज़ हैं, इनको कैसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये मॉडिफायर हैं या फंक्शन हैं या अल्फा न्यूमेरिक हैं या एडजस्टमेंट हैं, यानी कि ये एडजस्ट करने के लिए यूज़ होती हैं। तो ये सारे कीज़ के टाइप हैं और इस सारी एक ही कीबोर्ड में लगी रहती हैं। अलग अलग नाम से इनके क्वेश्चन बनते रहते हैं नाम दे करके। तो जो कंट्रोल, शिफ्ट और आल्ट यहाँ पर देखिए लिखी हुई है ना, शिफ्ट है, कंट्रोल है और आल्ट है, ये यहाँ पर देखिए। तो इनको कहा जाता है मॉडिफायर की, यानी कि इन आपका कीज़ का प्रयोग करके हम यहाँ पर एक साथ अगर प्रयोग करते हैं किसी स्पेशल की के साथ यूज़ करके, तो कोई स्पेशल टाइप का यहाँ पर फंक्शन ओपन करते हैं या फिर उस चीज़ को हम यहाँ पर उससे मॉडिफाई कर सकते हैं। अब फंक्शन अल्फ़ा न्यूमेरिक और एडजेंट क्या होती हैं, एडजेसेंट, इनको देख लेते हैं। तो फंक्शन यानी कि स्टार्ट होती हैं आपकी F1 से लेकर के आपका F12 तक जाती हैं, तो इनको फंक्शन कीज़ कहा जाता है। नेविगेशन कीज़ क्या होती हैं, जिनके माध्यम से हम क्या कह सकते हैं, पेज अप चला जाए, डाउन चला जाए, तो ये क्या होते हैं आपका यहाँ पर, या फिर लेफ़्ट राइट, इस तरीके से यूज़ कर। ये नेविगेट, नेविगेट का मतलब होता है कि आगे पीछे चलना, आगे आना जाना, इनको नेविगेट कर सकते हैं, आगे पीछे बढ़ा सकते हैं, दाहिने बाएं। कंट्रोल की समझ के दोनों तरफ होती हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक क्या होती हैं, अल्फ़ा यहाँ पर दो शब्द दिए गए, यानी कि जो अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक यानी कि नंबर। तो दो तरीके की कीज़ यहाँ पर हैं, एक तो अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं यहाँ पर, और दूसरा ऊपर देखिए आप नंबर लिखे हुए हैं पूरी सीरीज़ की, 1 से लेकर के यहाँ पर 0 तक, तो ये अल्फ़ा न्यूमेरिक हो जाती हैं। और बगल में क्या दिया होता है एडवांस में, जो यहाँ पर क्या होते हैं, न्यूमेरिक कीपैड होता है। एक चीज़ आपको यहाँ पर गौर करनी चाहिए कि यहाँ पर जो हमने लिखाया कि कंट्रोल कीज़, तो कंट्रोल कीज़ में यहाँ पर विंडो का साइन बन, देखिए यहाँ पर मेनली क्या है, ये यहाँ पर देखिए विंडो का साइन बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन एक चीज़ अगर आप गौर करें तो यहाँ पर बना हुआ है पेंगुइन, यहाँ पर भी बना हुआ है कंट्रोल की में, यहाँ पर भी पेंगुइन बना हुआ है। तो ये जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये उसके लिए सही तरीके से काम करता है, उसके लिए बनाया जाता है, और ये बनाया गया है लिनक्स के लिए। तो ये जो लिनक्स का लोगो होता है वो पेंगुइन होता है। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले, और टफ करेगा तो क्या करेगा, वो पेंगुइन नहीं पूछेगा, वो टक्स लिख देगा, यानी कि टक्स इज अ पेंगुइन कैरेक्टर एंड द ऑफिशियल ब्रांड कैरेक्टर ऑफ द लिनक्स कर्नल। लिनक्स का क्या है, ये सीधे सीधे कह सकते हैं जो आपका यूज़ होता है शुभंकर, शुभंकर के फॉर्म में इसको अडॉप्ट किया गया था लिनक्स का। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि उबंटू जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस पे बेस्ड है,
ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है और फिर पूछा जाएगा। यू से स्टार्ट होता है आपका उबंटू कहें या फिर उबंटू कहें। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 46, यानी कि मैनिपुलेटिंग डेटा टू क्रिएट इंफॉर्मेशन इज नोन एज, यानी कि सूचना बनाने के लिए डेटा में छेड़खानी स्पेस कहते हैं, क्या कहते हैं? कि सूचना बनाने के लिए कोई क्या करते हैं, डेटा जो हमें मिलता है उसमें हम क्या करते हैं, कुछ मैनिपुलेट करते हैं या छेड़खानी करते हैं या फिर उसमें कुछ परिवर्तन करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? तो विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। ये करते हैं हम वहाँ पर उसकी प्रोसेसिंग, उसको प्रोसेस करते हैं। मान लेते हैं कि हमें क्या मिला, हमें डेटा मिला, उसमें क्या किया, उसको मैनिपुलेट कर दिया यहाँ पर, तभी हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ पर जो मैनिपुलेट मतलब उसमें कुछ बदलाव कर देना, परिवर्तित कर देना। ये जो छेड़खानी शब्द लिखा हुआ है ये गूगल ट्रांसलेट होगा तो इस तरीके से सही शब्द नहीं निकल पा रहा है, यहाँ पर छेड़खानी शब्द नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कह सकते कुछ बदलाव या परिवर्तन करके या सुधार करके, तो इसको क्या कहेंगे, इसको प्रोसेसिंग कहेंगे। यानी कि डेटा का इनपुट हुआ, प्रोसेस हुआ और आउटपुट होकर के हमें इंफॉर्मेशन मिली, बस यही कहना चाह रहे थे हम। प्रश्न संख्या 47 में दिया गया स्पेस, फिर दिया गया रिप्रेजेंट्स रॉ फैक्ट वेर इज स्पेस इज अ मीनिंगफुल डेटा, यानी कि स्पेस दिया गया कच्चे तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है जबकि स्पेस एक अर्थपूर्ण डेटा है, क्या है? जैसा क्वेश्चन इससे पहले था 46 नंबर, वैसे ही मिलता जुलता आपका 47 नंबर है। इसमें दिया गया है कि पहले तो क्या करते हैं, डेटा को लेते हैं, वो क्या होता है, रॉ होता है, यानी कि कच्चा होता है, कच्ची इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद में मीनिंगफुल डेटा प्रोवाइड करते हैं जिसको क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति आता है, उससे कहते हैं वहाँ कोई विशेष जगह पर भेजा जाता है कि वहाँ पर देख करके आओ क्या क्या हो रहा है, तो वो देख करके आता है जल्दी जल्दी, फिर बताता है कि वहाँ पर हमने देखा इतने आदमी वहाँ पर खड़े हुए थे और बहुत लोग आ रहे थे, जा रहे थे, लोकेशन ये थी, टाइम ये था, तो उसे डेटा ले लिया गया। अब कोई व्यक्ति वहाँ पर बैठता है, आम जीवन की हम बात कर रहे हैं या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है वहाँ पर, तो वो क्या करता है कि पूरी चीज़ों को वहाँ पर वो एनालाइज करता है, यानी कि उसको क्या करता है, वो करेगा प्रोसेस। डेटा कोई व्यक्ति ले करके आया, उसे इकट्ठा किया, फिर उसको प्रोसेस किया, फिर बताया कि अच्छा ऐसा था तो इस तरीके से हो सकता है, यानी कि वहाँ पर ये काम हुआ था और ये इन्फॉर्मेशन बाहर निकल कर आती है और ये फिर किसी के सामने प्रेजेंट की जाती है, यानी कि आउटपुट दिया जाता है। तो यहाँ तक आपके जो 47 नंबर तक थे कंप्यूटर के क्वेश्चन थे। आगे जो आपको क्लास मिलेगी वो इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जो जितने सारे इंग्लिश के क्वेश्चन आपसे पूछे गए वो अगले सेक्शन में हम डिस्कस कर लेंगे। आप कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि क्लास कैसी लगी और आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई, मैं उसको फिर से आपके लिए एक्सप्लेन करूँगा। आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से, वहाँ पर मैं आपको चीज़ें कवर कर दूँगा ग्रुप में, आप बताइएगा, सारी चीज़ें आपकी कवर होती जाएंगी यहाँ पर।